देखो, यहाँ पे जो चीज बतलाए हुए थे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि PO2 यानी कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है एल्वियोलाई में वो ज्यादा होता है उसके ब्लड कैपिलरी से। पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में होता है 104 mmHg ऑक्सीजन का और ब्लड कैपिलरी में होता है ओनली 40 mmHg। तो वही बोल रहा है कि एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरी से ज्यादा उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। सो O2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड कैपिलरी, जिसके कारण ये क्या होता है आसानी से ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाता है। ब्लड कैपिलरी अगला जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाएंगे। 3 टाइप का होता है, एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन और तीसरा होता है ब्लड वेसल। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है PCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेट ब्लड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्वियोलाई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 45 mmHg और एल्वियोलाई में कितना होता है 40 mmHg, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाता है। सेम वही कहानी है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी कि गैसों की घुलनशीलता। ठीक है, अब गैसों की घुलनशीलता के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, ये भी एक फैक्टर है जो कि गैस एक्सचेंज का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 से 25 गुना ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 से 25 गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूजेस थ्रू डिफ्यूजन, जिसके कारण क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से डिफ्यूज हो सकता है डिफ्यूजन के द्वारा। मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन दैट ऑफ O2, जिससे कि ज्यादा हो O2। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मैंने इसलिए बताया हुआ था, याद करो कल मैंने बतलाया हुआ था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है कि गैसों की घुलनशीलता। अब मान लो जैसे होता है ना, बहुत बार देखे होंगे कि बहुत सारे सिस्टम में देखे होंगे कि किसी को कुछ छुपा कर ले जाना होता है। ठीक है, तो गांव घर में सुने हुए होंगे, कोई नेपाल से शराब वराब मंगाता है तो कैसे कोई बोरिया में रख लेता है, कोई चावल का जो बोरिया होता है उसमें रख लेता है जिससे वाले को पता ना चले। तो वो उसके अंदर चला गया जब भी तो उसने रख लिया, जिसके कारण वो ले आया। जैसे आगे पढ़ाएंगे ब्लड वाला जब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि ब्लड जो होते हैं दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%। उस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर तीन चीजें आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ये तीन होते हैं कौन फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा होता है 55% यानी कि आधा से भी ज्यादा ब्लड में क्या होता है प्लाज्मा, और ओनली 45% में तीनों चीजें होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जिसमें जब आरबीसी के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पे बतलाएंगे कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। और वही हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में उसकी मदद करता है। इसी में आगे आएगा अब कि वो जो हीमोग्लोबिन होता है, जैसे रेलगाड़ी होता है ना कि रेलगाड़ी में बैठो तुमको आगे तक छोड़ देगा, दिल्ली वाला है तो दिल्ली तक छोड़ देगा, मुंबई वाला है तो मुंबई तक छोड़ देगा। तो उसमें जितना बैठोगे तुमको ले जाएगा, बैठो ना बैठो वो अपना जाता रहेगा, तुम बैठोगे तुमको आगे तक छोड़ देगा। वैसे ही जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसमें साइट होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होता है, तो ऑक्सीजन वहां पे आता है उस हीमोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करता है, जिसको यहाँ पे पढ़ाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व के रूप में। तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, वो इसके साथ बाइंड करेगा, किसके साथ
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और फिर यही हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड का यही सेल क्या करता है, ब्लड की ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो जो मैं बार बार कहता हूँ, जो मैं बार बार एक वर्ड कहता हूँ कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, अल्टीमेटली कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट का आरबीसी और आरबीसी का हीमोग्लोबिन। वही यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक। तो वही बोल रहा है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, यदि मान लो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो गैस का ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो पाएगा, ठीक है। मान लो मेरे पास ज्यादा कैपेसिटी है, मान लो कि हम मेरे पास ये कैपेसिटी है कि हम एक दिन में 4 घंटा पढ़ा सकते हैं, 6 घंटा पढ़ा सकते हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ा पाएंगे। यदि मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं लेकिन 2-4 घंटा पढ़ा सकते हैं, तो हम उतना ही पढ़ा पाएंगे। तो जितना मेरे अंदर कैपेसिटी होगा हम उतना ज्यादा पढ़ा पाएंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे जितना ज्यादा उसको घुलनशीलता का क्षमता होगा उतना ज्यादा गैस का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। उसके बाद जो तीसरा आएगा वो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थिकनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन आएगा वो तो उस मेम्ब्रेन से होते हुए आएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो वो भी उस मेम्ब्रेन से होते हुए ही जाएगा। तो ये जो फैक्टर है यानी कि गैस एक्सचेंज का एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि ये मेम्ब्रेन के थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। यदि हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, याद करो, वो मेम्ब्रेन जो कि डिफ्यूजन में उसकी मदद करवाता है। और डिफ्यूजन में हम क्या बोले हुए थे, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि ज्यादा से किधर की ओर आएगा, कम की ओर। तो ज्यादा से कम की ओर आएगा तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन, और बीच में कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब डिफ्यूजन हो रहा है। तो ऑक्सीजन उसी को छेदते हुए तो आगे आएगा। तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है उसके 3 लेयर होते हैं। एक का नाम होता है स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि एल्वियोलाई का होता है, दूसरा होता है एंडोथेलियम जो कि एल्वियोलर कैपिलरी का होता है, और तीसरा होता है बेसमेंट सब्सटेंस जो कि उनके बीच में होते हैं, यानी कि एल्वियोलाई के बीच में होते हैं। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के 3 लेयर होते हैं। अब ये 3 लेयर यदि इसमें थिकनेस यदि ज्यादा है तो ज्यादा का ट्रांसपोर्ट कम कर पाएंगे, यदि कम है तो कम का ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद आएगा सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी कि लंग। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट स्पष्ट रूप से क्या बोल रहा है कि लंग का सरफेस एरिया, भाई यदि लंग के पास ज्यादा कैपेसिटी होगी तो वो क्या करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन को आने देगा, ज्यादा गैस का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। यदि लंग के पास कैपेसिटी कम रहेगी तो वो क्या करेगा, कम से कम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो ये भी चौथा फैक्टर जो है ये भी गैस एक्सचेंज का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग, इट इंक्रीजेस गैस एक्सचेंज, यानी कि जो एल्वियोलाई होते हैं वो क्या करते हैं, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अच्छा अब ये बताओ मेरे को कि प्रोकैरियोटिक सेल के सरफेस एरिया को कौन बढ़ाता है, तो कौन बढ़ाता है, नहीं याद आया, मतलब खराब बात हो रही है इसका मतलब, तो कोई फायदा नहीं है। क्या जी क्या बोले हुए थे, जिसका नंबर आता है उसका प्रेशर बन जाता है। जब किसी कम नंबर आए तो उस पर क्या होता है कि उतना वो नहीं रहता कि चलो ठीक है, अब उसका वैसे भी कम नंबर आया था, लेकिन जिसका ठीक ठाक आया भी था उस पर तो प्रेशर बनता है कि भाई तुम नंबर लाए हुए हो तो आंसर भी करना तुम्हारा फर्ज है। नहीं आ रहा भैया, प्रोकैरियोटिक
सोमैटिक सेल में याद करो, एक था मीसोसोम और एक था क्रोमैटोफोर। मीसोसोम इस टाइप का स्ट्रक्चर था, मैंने बताया हुआ था कि मीसोसोम उसके सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखा करो। तो वैसे ही लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, एल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई है ये क्या करता है, ये क्या करता है, लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब जब लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा इसका मतलब ये क्या करेगा, गैस के एक्सचेंज को भी बढ़ावा देगा, गैस के एक्सचेंज को भी बढ़ाएगा। यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा गैस का एक्सचेंज होगा। ये था टोटल इसका 4 फैक्टर। ये हो गया ना, यहाँ से नोट कर लो। दूसरा नंबर 2, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस।
हाँ, 3 लाइन वो ये और ये। हो गया। माइक का लिए वो लोग ऐसे लिखने वाले को इधर कहाँ से
स्टार्ट करना है। अरे धीरे धीरे कहाँ जाते रहे सब लोग? हैं? इतना जो कम है, क्या रीजन? कहाँ गया इतना सब? तो अभी नहीं गया वो स्प्राइट पी रहा यहाँ। तो पेन लेकर चलेंगे क्या? नहीं, नीचे से जा, उसको उस तक पेन लेकर चलेंगे। जल्दी दो, जल्दी दो।